नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, पूजा स्थल कानून को चुनौती देकर मथुरा काशी विवाद खड़ा कर रहा संघ। टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा, एजेंसियों के निशाने पर टीएमसी के नेता। किसान नेता बोले, मोदी वापस नहीं ले सकते कानून, अंबानी अदानी का दबाव। वाजे ने फंसाने का लगाया आरोप, कहा दुनिया से विदा लेने का वक्त नजदीक। इस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति अडानी की बढ़ी, अंबानी पीछे छूटे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती दिए जाने से संघ परिवार की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए कि चुनौती देने वाले अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि इस अधिनियम से न्यायिक पुनर्विचार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अधिनियम की वजह से जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू समुदाय से जुड़ा कोई व्यक्ति अपने धार्मिक स्थल को फिर से बहाल करने की मांग नहीं कर सकता, जिसे 15 अगस्त 1947 के पहले विदेशी हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। बता दें कि इस कानून में ये प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी उसे ही बरकरार रखा जाएगा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर बाबरी मस्जिद को अपवाद माना गया था। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक यानी प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि मथुरा और काशी के मंदिरों की मांग करने वाले थोड़ा धैर्य रखें। उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा के मस्जिदों पर हिंदुओं के दावे पर पहले आम सहमति बननी चाहिए। उन्होंने कहा था इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए और इसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार संघ प्रमुख ने कहा था कि हम धीरे धीरे ब्रिटिश विरासत को छोड़ रहे हैं। इसी तरह इस पर बहस होनी चाहिए कि भारतीय परंपरा व विश्वास पर हमला के प्रतीक धार्मिक स्थलों को कब तक रहने दिया जाएगा। उन्होंने इसके आगे कहा था, हाल में पोप ने ईरान का दौरा किया इराक का दौरा किया, जिसका मूल मकसद ये सुनिश्चित करना था कि ढहाए गए गिरजाघरों का फिर से निर्माण हो। हमारे देश में भी मुगलों और दूसरे इस्लामी शासकों के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो एक बार पहले ये कहा गया था कि अब अयोध्या का मामला सुलझ गया है और अब संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता कि इस तरह का कोई नया विवाद खड़ा हो, इसलिए मथुरा काशी के को उनके एजेंडे में नहीं है। उन्होंने ये साफ कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे मथुरा काशी के विवाद को सुलझाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में इस अधिनियम को चैलेंज करते हुए जो 1991 में बनाया गया था, ताकि इसको लेकर ज्यादा विवाद ना हो। अयोध्या का विवाद उस समय चल रहा था, इसलिए उसको उसमें अपवाद रखा गया था। बाकी ये था कि फ्रीज कर दिया गया था कि अब 1947 के पहले वाले जो भी विवाद हैं उनको नहीं उठाया जाएगा, वहां परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ताकि धार्मिक आधार पर जो राजनीति होती है और जो टकराव और हिंसा और नफरत का वातावरण बनता है वो न बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एजेंडा कुछ दूसरा है और उनकी राजनीतिक जरूरियात भी दूसरी हैं। वो पूरी उनकी राजधानी सांप्रदायिक आधार पर चलती है और उन्हें इस तरह के मुद्दे लगातार उनको जरूरत पड़ती रहती है। तो राम मंदिर का मुद्दा तो अब शांत हो गया है। आने वाले हैं चुनाव यूपी में, फिर 2014 का लोकसभा चुनाव भी है। किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, जिससे जो बीजेपी का जनाधार है वो कमजोर पड़ रहा है और दूसरे मुद्दे भी ऐसे हैं जिनसे बीजेपी को लगता है कि नुकसान हो सकता है, तो उनकी काट पहले से शुरू की जा रही है और ऐसे मुद्दे गरमाए जा रहे हैं ताकि जो हिंदू अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद शांत बैठ गए हैं और उनका जो हिंदू होने का जो दम्भ है वो ठंडा पड़ गया है या गर्व है जो है वो ठंडा पड़ गया है, तो उसको कैसे वो चेतना को फिर से जगाया जाए, उनको फिर से बहकाया जाए, उकसाया जाए और इन जो धार्मिक स्थल हैं इनके विवाद से जोड़कर एक नई मुहिम शुरू की जाए। तो आप चाहे इस सुप्रीम कोर्ट में
दाखिल की गई याचिका को ले लीजिए या संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ें तो ये बात समझ में आ जाती है और फिर जो राजनीति जिस तरह की देश में चल रही है वो भी इससे अपने आप जुड़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये कि ये खतरा, ये आशंका अब बढ़ गई है कि मथुरा काशी का जो पहले कहते थे ये तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, तो ये मथुरा काशी अब वापस एजेंडे में लाई जा रही है। अगली खबर लेते हैं। बीजेपी के बड़ा नेता रह चुके पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा लंबे वक्त से पार्टी में किनारे लगे हुए थे। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी में हैं और झारखंड के हजारीबाग सीट से सांसद हैं। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खासे आलोचक रहे हैं और अब मोदी ममता बनर्जी की लड़ाई को देखते हुए वो उनसे जाकर जुड़ गए हैं। दूसरी ओर बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद से गरमाई हुई है। ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो चुका है कि कब से वो चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। कहा जा रहा है कि 15 तारीख से वो शुरू कर देंगी। ममता ने कहा था कि उन पर हमला कराया गया है। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है और उसने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट से ये साफ नहीं हुआ है कि किस चीज से कार के दरवाजे को धक्का लगा और उससे ममता बनर्जी के पांव में चोट आई। रिपोर्ट से यह भी साफ नहीं है कि क्या कुछ लोगों ने जानबूझकर कार का दरवाजा बंद कर दिया जिससे ममता बनर्जी को चोट लगी। बता दें, ममता के चोट लगने से बंगाल में हवा बदली है। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों ने टीएमसी के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें और उनके रिश्तेदारों को समन भेजना शुरू कर दिया है। सीबीआई और ईडी ने ममता सरकार के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को समन किया है। चैटर्जी और मित्रा दोनों चुनाव अभियान में हैं, मैदान में हैं। टीएमसी नेता मानस भुइयां को आई कोर कंपनी के मामले में सीबीआई की ओर से चिट्ठी भेज दी गई है। तो केंद्र सरकार इस चुनाव को केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं लड़ रही है, बल्कि हर स्तर पर वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को टारगेट कर रही है, उनके नेताओं को टारगेट कर रही है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि सीबीआई तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न नेताओं को टारगेट करते हुए उनको सम्मन भेज रही है, उनसे जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है और रोज नए नए नाम उसमें जुड़ते जा रहे हैं। जबकि इन्हीं घोटालों में जुड़े बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही, उन्हें कोई समन नहीं भेजे जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ये इसका इरादा केवल चुनाव में फायदा उठाना है और ये एजेंसियां हम जानते ही हैं कि इन्हें केंद्र सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। तो ये जो कुछ भी कर रही हैं शायद जनता के मानस पर इनका बहुत असर पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो पूरे 7 साल से देख रहे हैं मोदी सरकार किस तरह से हुकूमत कर रही है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की चोट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है कि उन्हें यह एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर साजिश के तहत उनको ये चोट पहुंचाई है, इसकी जांच जब तक कायदे से नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। कोई मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई, उस रिपोर्ट से ये खुलासा होना संभव नहीं है। तो एक पक्की जांच बैठाई जाए तभी ये सच्चाई सामने आ सकती है। यशवंत सिन्हा का जहां तक ताल्लुक है, वो एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और काफी मुखर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। उनका ममता बनर्जी के साथ जुड़ना बहुत फायदेमंद तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से चुके हुए नेता भी हो चुके हैं। उस तरह से राजनीतिक आधार उनका नहीं है, उनका आकर्षण भी उतना नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से भगदड़ मची हुई है तृणमूल कांग्रेस में, उसमें यशवंत सिन्हा का साथ में आना और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना, ये ममता बनर्जी के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगली खबर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन जो धड़ा है के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा है कि तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेना प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है ही नहीं। वो उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के दबाव में हैं। द वायर की खबर के अनुसार उग्राहन ने कहा कि वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात का खुलासा केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद केंद्र और यूनियनों के बीच 15 जनवरी को हुई आखिरी बैठक के दौरान किया था।
जालंधर मुथाटा कला गांव में मजदूर किसान एकता महारैली में किसान नेता ने कहा कि तोमर ने उनको भूल से बता दिया था, उनकी नीति में ये हमको बताना नहीं था। उग्राह ने कहा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमसे तोमर ने कहा था कि अगर मोदी ने किसानों की मांगे मानकर तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया तो अगले दिन ही अंबानी और अडानी आ जाएंगे। उग्राह ने कहा कि उद्योगपतियों का तरीका अलग होता है। वहीं आज दूसरे दिन किसानों ने बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमको बंगाल इसलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार 22 जनवरी के बाद हमको मिली ही नहीं। हम इंतजार करते रहे, सरकार दिल्ली में है ही नहीं, वो सब यहाँ हैं तो हम भी यहीं आ गए हैं। टिकैत ने कहा कि ये लुटेरों की सरकार है। अगर पार्टी की सरकार होती तो बातचीत करती। जब जब पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने किसानों से बात की। इस दौरान टिकैत ने भी जनता से अपील की कि आप किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो सबसे पहली बात अंबानी और अडानी की भूमिकाओं की। जब से ये कानून बने हैं तभी से ये प्रश्न भी उठता रहा है, तभी से सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो ये जो भी कानून बना रही है दरअसल इन्हीं उद्योगपतियों को ध्यान में रख के बना रही है। इन उद्योगपतियों ने भविष्य के लिए जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं उससे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि ये अब जो खेती की ज़मीन है उसको कब्जा करना चाहते हैं। और जो कारपोरेट फार्मिंग की बात सरकार कर रही है इस कानून में भी, इस कानून के जरिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है, लेकिन अंततः वो कारपोरेट फार्मिंग या कारपोरेट खेती की तरफ ले जाना चाहती है। तो कारपोरेट खेती का मतलब ही है कि बड़े कारपोरेट के हाथों में खेती का आ जाना। और बड़े कारपोरेट जो मोदी सरकार के दोस्त हैं, मित्र हैं, जाहिर है कि अंबानी अडानी हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर इन कानूनों को बनाया गया, ऐसा किसान लगातार आरोप लगाते रहे हैं। और इसीलिए एक तरफ अंबानी अडानी का विरोध होता रहा है, उनकी बनाई चीज़ों का बहिष्कार करने की मांग तक किसानों ने की थी। और अब उग्रहान तो बाकायदा कृषि मंत्री के वक्तव्य के आधार पर ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा विश्वसनीयता जुड़ जाती है कि निश्चित रूप से सरकार उद्योगपतियों में के दबाव में है। और इसीलिए नहीं तो कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब ये देखती है कि इतने बड़े पैमाने पर किसी कानून की वजह से लोगों में गुस्सा, आक्रोश पैदा हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन ऐतिहासिक खड़ा हो रहा है, लाखों की तादाद में किसान जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं, इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो कोई भी समझदार सरकार इन कानूनों को वापस ले लेती या रोक कर किसानों से बातचीत करके फिर आगे कानूनों को बदलने या उनको ख़त्म कर देने के बारे में बात करती। लेकिन उसने ये बातचीत का 12वें दौर की बातचीत हुई थी जनवरी में और उसके बाद से कोई बातचीत तक करना ज़रूरी नहीं समझा है। तो साफ है कि मोदी सरकार इन्हें बदलना नहीं चाहती है, हटाना नहीं चाहती है और उस पर किसी तरह का कोई दबाव तो है ही जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। जहाँ तक पश्चिम बंगाल में किसानों का अभियान का सवाल है तो वो अभियान अब चल पड़ा है, तमाम नेता वहाँ एकजुट हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, रैलियाँ हो रही हैं, बयान आ रहे हैं। और अब राकेश टिकैत ने तो खुलकर कहा कि ये सरकार लुटेरों की सरकार है, वो बातचीत नहीं कर रही है और हम उन्हें वोट की चोट देने के लिए यहाँ आए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वो बीजेपी को वोट न दे, भले ही जो भी विकल्प उसे ठीक लगता हो उनको वोट दे। वो किसी एक पार्टी, एक गठबंधन की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी केंद्रीय सत्ता पर काबिज है और वही ये कानून उसी ने ये कानून बनाए हैं और वो वापस नहीं लेने पर अड़ी हुई है, इसलिए ये दबाव बनाने के लिए ज़रूरी है। अगली खबर लेते हैं। मनसुख हिरेन केस में शनिवार सुबह मुंबई पुलिस महकमे में उस समय खलबली मच गई जब इस मामले में जांच अफसर रहे सचिन वाजे ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस शेयर किया। इसमें उन्होंने अपने साथी अफसरों द्वारा उन्हें इस केस में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। सचिन वाजे ने स्टेटस में यह भी लिखा है कि अब दुनिया से विदा लेने का समय नजदीक आ रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस के आला अफसरों ने सचिन वाजे से संपर्क कर उनसे कहा कि वे किसी भी तरह का गलत कदम न उठाएं। मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड वाजे ने स्टेटस में लिखा है कि मार्च 2004 में सीआईडी के उनके साथियों ने उन्हें झूठे केस में फंसाया था और अब 17 साल बाद भी उनके साथी उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वाजे ने लिखा था कि अब उनके पास ना तो 17 साल जीने के लिए जिंदगी होगी और ना ही करने के लिए नौकरी। उधर सचिन वाजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनसुख की पत्नी द्वारा सचिन वाजे पर लगाए गए हत्या के आरोप के बाद सचिन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ठाणे की
सेशंस कोर्ट में शुक्रवार को अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को भी हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर जांच एजेंसी चाहे तो सचिन वाजे को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, लेकिन सचिन वाजे दबाव में हैं और जांच पड़ताल चल रही है, तो वो परेशान हैं। अब ये किसी की परेशानी या इस तरह के स्टेटस डालकर एक माहौल बनाने का, हमदर्दी पैदा करने का, या एक तरह की भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का एक तरीका भी हो सकता है सचिन वाजे का। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो निर्दोष हों, लेकिन निर्दोष भी हैं तो भी उन्हें इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए धैर्यपूर्वक जांच को पूरी होने का, क्योंकि अगर कोई फंसाने की कुछ साजिश रची भी गई है तो भी जांच पड़ताल से खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन इस तरह से व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना ये एक पुलिस अधिकारी को शोभा नहीं देता है और उसे इनसे बचना चाहिए। अदालत को, सरकार को भी देखना चाहिए कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, उन्हें बेवजह न फंसाया जाए और अपराधी साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, अगर वो अपराधी नहीं है तो उन्हें मुक्ति मिले, इसकी जल्दी से जल्दी कोशिश प्रक्रिया पूरी करके होनी चाहिए। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, जांच पड़ताल है और इसमें अपना टाइम लगता है और ये खुद सचिन वाजे भी जानते हैं। आखिरकार वो भी पुलिस अफसर हैं, वो भी पुलिस की जो काम करने का तरीका है और अदालतों की जो प्रक्रिया उससे भली भांति वाकिफ हैं, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। इस साल भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इस मामले में उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस और टेस्ला के एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। अडानी समूह की जायदाद इस साल 16.2 अरब डॉलर बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इससे समझा जा सकता है कि एक कंपनी को छोड़कर अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों की कीमत 50% तक बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में ये जानकारी दी गई है। उसके अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश की संपत्ति में जितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे कहीं अधिक बढ़ोतरी गौतम अडानी की जायदाद में हुई है। इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में 8.1 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। अडानी समूह ने भारत में बंदरगाह, हवाई अड्डे, डेटा सेंटर और कोयला खदानों में निवेश किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह की कंपनियों में अडानी ग्रीन एनर्जी की संपत्ति 18 अरब डॉलर, अडानी पोर्ट्स की 9 अरब डॉलर, अडानी टोटल गैस की 8 अरब डॉलर, अडानी एंटरप्राइजेस की परिसंपत्ति बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गई। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन की जायदाद 6 अरब डॉलर, तो अडानी पावर की जायदाद 2 अरब डॉलर हो गई है। अडानी समूह के कामकाज को इससे समझा जा सकता है कि अडानी टोटल गैस की संपत्ति 96% और अडानी इंटरप्राइजेस की कीमत 90% बढ़ गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट द इनइक्वालिटी वायरस में ये जानकारी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना वायरस और इस वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से जहां एक और करोड़ों लोगों का रोजगार गया, वहीं सबसे धनी अरबपतियों की जायदाद 35% बढ़ गई। इस दौरान भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12.97 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो स्पष्ट है कि अडानी या अंबानी की संपत्ति में जो ये अंधाधुंध इजाफा हो रहा है, उसकी क्या वजह हैं। ये हम सब जानते हैं कि अडानी और अंबानी को इस सरकार का वरदहस्त प्राप्त है। तमाम नीतियां उनके हिसाब से बनाई जा रही हैं, तमाम रियायतें उन्हें दी जा रही हैं, तमाम सुख सुविधा संरक्षण जो भी होता है सरकार की तरफ से मिल सकता है, वो उन्हें प्रदान किया जा रहा है और इसलिए उनकी संपत्तियां, परिसंपत्तियां एकदम से बढ़ती जा रही हैं। और आम लोगों में भी, निवेशकों में भी जब ये सिग्नल चला जाता है कि इन कंपनियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, वहां से प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उनमें निवेश भी बढ़ता जाता है। तो ये अडानी जो 5-7 साल पहले एक छोटे मोटे ठीक ठाक उद्योगपति होते थे, आज आप देखिए कि अंबानी को चैलेंज कर रहे हैं। ये सारा परिवर्तन उनके कौशल से नहीं, बिजनेस एक्यूमेन से नहीं, उनकी जो व्यापारिक क्षमताएं हैं उनसे नहीं, बल्कि उनको जो राजनीतिक रूप से मदद मिल रही है उसकी वजह से ये हालात बने हैं। तो स्पष्ट है कि
अडानी अभी और ग्रो करेंगे जब तक मोदी की सरकार है। उसके बाद देखा जाएगा कि वो उनका हश्र क्या होता है। अगली सरकार अगर किसी विपक्षी दल की हुई और जांच पड़ताल बैठी, आयोग बैठे, और तो तब पता चलेगा कि कितना गड़बड़ घोटाला इन्होंने किया है। और फिर उसके बाद अगर उस सरकार से भी इनका तालमेल ना बैठा तो उन्हें दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा, सोमवार की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।